रविन्द्रनाथ टैगोर का परिवार नहीं होता तो शायद कपूर फैमिली, राज कपूर, रणबीर कपूर, ये फैमिली भी शायद सिनेमा में नहीं होती। फिर में उन्होंने एक फिल्म डायरेक्ट की, वो उनके करियर की पहली और आखिरी फिल्म थी जो उन्होंने डायरेक्ट की। कौन सी फिल्म थी, उसका क्या हुआ एक्चुअली? ब्लाउज और पेटीकोट के साथ जो साड़ी पहनने का तरीका है वो उनका डेवलप किया हुआ है ज्ञानदा का। तो साड़ी नहीं होती तो यश चोपड़ा की हीरोइने क्या गाने स्विट्जरलैंड में कौन सी कैसे शूट करती। हिमांशु रॉय की कम लोग जानते हैं कि दूसरी पत्नी थी देविका रानी। पहली पत्नी वो अपने आप में एक फिल्मी कहानी है। उदाहरण के लिए दो गाने जो बहुत हिट गाने हैं और जो रविंद्र संगीत से जिन पे चोरी का आरोप लगा। रविंद्र संगीत, बहुत ये वर्ड सुना जाता है, एग्जैक्टली क्या है ये? हॉलीवुड की एक्ट्रेस थी ऑड्री हेपबर्न, इनका क्या कनेक्शन था रविंद्रनाथ टैगोर से? ग्रेगरी पेक, जिनके जो लोग नहीं जानते, देवानंद का जो स्टाइल, मैनरिज्म, ड्रेसिंग सेंस, सब कुछ इंस्पायर्ड कहेंगे, कॉपी नहीं कहेंगे, वो ग्रेगरी पैक। इंदिरा गांधी थी, बहुत सारे स्टूडेंट रहे हैं। हफिंगटन पोस्ट की जो फाउंडर हैं वो स्टूडेंट रही हैं। किशोर कुमार ने, जो इनके बारे में बहुत फेमस है कि वो पैसे के बिना कोई काम नहीं करते थे, उस गाने के लिए कहा, मतलब ये उनके बेटे का स्टेटमेंट है कि पैसा नहीं लिया। उन्होंने अब तक रविंद्र संगीत के जितने वर्जन सुने हैं उसमें ये बेस्ट, ये अब तक का बेस्ट है। कौन सा गाना था? ये सब आपको इस किताब में मिलेगा। नाम है ठाकुर बाड़ी, बहुत प्यारी किताब है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एम बोले तो, और हम इस वक्त हैं मुंबई में। मुंबई भ्रमण करने आए थे, सिनेमा इंडस्ट्री के अलग अलग पहलुओं को जानने परखने आए थे। इसी सिलसिले में हम आज पहुंचे हैं हमारे दोस्त अनिमेश मुखर्जी के घर, उनसे उनकी किताब पर बात करने। मेरे हाथ में एक किताब है, ठाकुर बाड़ी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का कुटुंब वृत्तांत इस पर लिखा हुआ है। तो अब आप ये कहेंगे कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर एक इतिहास पुरुष है, साहित्यकार है, सिनेमा वाले चैनल पर उनका क्या मतलब? तो हमें भी इस किताब को ही पढ़ के पता चला कि उनका और उनके परिवार का सिनेमा इंडस्ट्री से तगड़ा कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है, कितनी चीज़ें, कितने नए किस्से, कितने पहलू से रविंद्रनाथ टैगोर ने सिनेमा को भी समृद्ध किया, ये सब हमें बताएंगे हमारे दोस्त अनिमेश मुखर्जी, जिन्होंने ये किताब लिखी है और बहुत पॉपुलर हो रही है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो ज़रूर मंगाइएगा। फिलहाल हम अनिमेश की तरफ जाते हैं। किताब के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में आइडिया दीजिए। किताब रविन्द्रनाथ टैगोर के परिवार की कहानी है। कहानी जब बात कर रहे हैं तो ये किस्से के अंदाज में लिखी गई है, लेकिन ये हिस्ट्री है, नॉन फिक्शन किताब है, फिक्शन नहीं है। और ये शुरू होती है प्लासी की लड़ाई से लेकर और ख़त्म होती है 1960 के दशक में आके, यानी कहें कि नवाब सिराजुद्दौला से शुरू होती है और शर्मिला टैगोर पे जाके ख़त्म होती है। पूरी 6 पीढ़ियों की कहानी है, उनके भारत को बनाने के अलग अलग तरीके के योगदान की कहानी है। और सिनेमा के कनेक्शन की अगर बात करें, अब जैसे पढ़ भी रहे थे इसको, तो सिनेमा का रविन्द्रनाथ टैगोर से बहुत सीधा कनेक्शन है, खुद रविन्द्रनाथ टैगोर से। और अगर परिवार को उनके जोड़ लिया जाए तो भारत में सिनेमा को स्थापित करने वाले सबसे जो ताकतवर परिवार कहे जाएंगे उसमें से एक टैगोर परिवार है। अच्छा। मतलब कहें कि अगर रविन्द्रनाथ टैगोर का परिवार नहीं होता तो शायद मतलब व्हाट इफ वाले जोन में जाए तो कपूर फैमिली, राज कपूर, रणबीर कपूर, ये फैमिली भी शायद सिनेमा में नहीं होती। इतना तगड़ा कनेक्शन। अच्छा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये वन ऑफ द ट्रिविया है इस किताब के बारे में, और इस तरह की बहुत सारी बातें इसमें। अच्छा, पृथ्वीराज कपूर, अभी आपने बात की, कपूर फैमिली जो कि इंडियन सिनेमा का एक स्तंभ है, उस परिवार ने कि कई पीढ़ियों ने सिनेमा को समृद्ध किया है। तो उनके जो शुरुआती शख्स थे पृथ्वीराज कपूर, आपने बताया, आपकी इस किताब से हमें पता चलता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने, गुरुदेव ने उन्हें ब्रेक दिलवाया था पहला। हाँ। सिनेमा में ये क्या कहानी है? ओके, तो पृथ्वीराज कपूर जब थिएटर किया करते थे, नौजवान थे, कलकत्ता में थिएटर कर रहे थे, दुर्गा खोटे भी थिएटर किया करती थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को सिनेमा एक नए मीडियम के तौर पे 1930 के दशक की मेरे ख्याल से बात होगी, बहुत फैसिनेटिंग लगा कि ये इस पे मतलब कुछ नया मीडियम है, इस पे काम करना चाहिए। और वो एक पठान लड़का, उनके शब्दों में, उसको लेकर एक फिल्म बनाना चाहते थे। फिल्म थी सीता, जिसमें राम का कैरेक्टर वो पृथ्वीराज कपूर को देना चाहते थे, दुर्गा खोटे को सीता का कैरेक्टर देना चाहते थे, और खुद वो फिल्म डायरेक्ट करना चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर पृथ्वीराज कपूर के डेब्यू करवाना चाहते थे फिल्म इंडस्ट्री में, ये एक फैक्ट है। राइट। तो
कुछ कॉन्ट्रैक्ट थिएटर के साथ, जो भी अपनी व्यस्तता, डेट्स रही, जो भी रही, वो फिल्म ये डायरेक्ट नहीं कर पाए रविन्द्रनाथ। और अब हम कह सकते हैं कि अच्छा हुआ कि नहीं डायरेक्ट कर पाए, उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन वो फिल्म पृथ्वीराज कपूर ने की। और जहां कहते हैं ना कि फिल्में, एक फिल्म आती है जो आपकी किस्मत पलट देती है। फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर ये होता है कि आपने एक बाजीगर की और आप शाहरुख खान बन गए। तो पृथ्वीराज कपूर के लिए भी वो फिल्म वही थी। और वो फिल्म सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में जाने वाली सबसे पहली, या मेरे ख्याल से सबसे पहली फिल्म थी, अगर कोई और गई तो, जिसने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मार्केट में बहुत धूम मचाई। और वहां से पृथ्वीराज कपूर का जो सफर शुरू हुआ, उसके बाद हम रणबीर कपूर और उसका जहान कपूर तक देख रहे हैं। तो ये था एक फैक्ट जो मतलब ऋषि कपूर भी इस चीज को पब्लिकली कई बार बोल चुके थे कि पृथ्वीराज भी, पापा जी जो हैं, वो ग्रेट रविन्द्रनाथ टैगोर से उनका डेब्यू होने वाला था। तो ये एक कहानी है इसकी। राइट। टैगोर ने सिनेमा के बारे में एक बहुत अच्छी बात कही भी है, वो इसे भविष्य का कुछ मीडियम वगैरह उन्होंने एक लेटर लिखा है, तो जो लेटर आपको मिल जाएगा, तो उसमें उन्होंने भविष्य का मीडियम कहा कि इसमें सब कुछ है। किसी को संगीत अच्छा लगता है तो संगीत भी है, किसी को स्टोरी में इंटरेस्ट है तो स्टोरी है, आपको थिएटर अच्छा लगता है तो प्ले भी है, विजुअल अपील भी है, सब कुछ है। तो उनका ये भविष्य का मीडियम, आगे आने वाले समय में ये मीडियम सबसे ताकतवर होगा चीज़ों को कन्वे करने के लिए, क्योंकि ये सारे मीडियम्स की खूबियाँ हैं। ये उनका सिनेमा को लेकर एनालिसिस था। और उन्होंने काफ़ी सारा ट्रैवल करते थे, वो दुनिया भर के देशों में गए, 40-50 देशों की यात्रा की, रशिया में गए और कई देशों में गए। तो उन्होंने कई सारी फिल्मों पे, स्क्रिप्ट पे, कहानियों पे काम किया। ज़्यादातर फिल्में नहीं बन पाई कई अजीब कारणों से। एक उनकी कहानी पे फिल्म अनाउंस हुई और इसलिए नहीं बन पाई। ये उसी समय की बात है जब रविन्द्रनाथ टैगोर के सामने की बात है, क्योंकि उस समय पर इतनी फीमेल एक्टर्स थी नहीं हिंदी सिनेमा में, क्योंकि औरतों का काम करना उस समय पर अच्छा नहीं माना जाता था। तो कोई इस वजह से भी एक फिल्म शेल्फ हुई। कुछ एक फिल्मों को जो कहानियाँ थी उनको बहुत बोल्ड माना गया, जिसकी वजह से हुआ कि क्या कहते हैं, इस पर बैन लगना चाहिए, सेंसर लगना चाहिए। आखिर में उन्होंने एक फिल्म डायरेक्ट की, वो उनके करियर की पहली और आखिरी फिल्म थी जो उन्होंने डायरेक्ट की। कौन सी फिल्म थी, उसका क्या हुआ एक्चुअली? फिल्म का नाम था नटीर पूजो। और बांग्ला मूवी। हाँ, मतलब नाचने वाली लड़की की पूजा। मतलब वो पूजा करने जा रही है, नटी यानी नाचने वाली लड़की। हाँ। तो फिल्म का ये हुआ कि उस समय तक उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी थी जब ये फिल्म डायरेक्ट किया। और होता ना कि एक उम्र के बाद आपको सीखने की क्षमता उतनी नहीं रहती है, आपका शरीर, आप मन से बहुत सारी चीज़ें करते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो आप बहुत सारे असिस्टेंट्स, और सिनेमा एक ऐसा मीडियम है और बिल्कुल उस समय तो बिल्कुल नया था, तो बहुत कुछ आपको करना चाहिए था। तो वो फिल्म बनी, डायरेक्ट हुई। तो लगभग ऐसी फिल्म है, उसको एक समय पर मान लिया गया था कि इसके बारे में किताब में भी दिया कि इसके सारे प्रिंट जल चुके हैं, अवेलेबल नहीं है। बाद में कहीं से आर्काइव से एक प्रिंट मिला, तो वो यूट्यूब पर है, फिल्म उपलब्ध है, वो हाँ यूट्यूब पर उपलब्ध है, हाँ देखी जा सकती है। फुल लेंथ मूवी है, मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन शॉर्ट फिल्म नहीं है, ठीक ठाक लेंथ की फिल्म है। ठीक है। तो उसकी समस्या ये है कि वो बेसिकली, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर का थिएटर में बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है, तो वो देखकर ऐसा लगता है फिल्म की थिएटर के प्ले को कैमरे से रिकॉर्ड कर लिया गया किसी एमेच्योर तरीके से। अच्छा। और उसको प्रॉपर एडिटिंग, प्रॉपर साउंड किए बिना ही डाल दिया गया है। तो जब फिल्म रिलीज हुई तो कई सारे लोगों ने, जो आलोचक थे आज के समय में भी होते हैं क्रिटिक्स, उन्होंने कहा कि जिनको फिल्म बनानी नहीं आती वो फिल्म ना बनाया करें, किताबें लिखना काम है लिखें, इस तरह के रिव्यू भी लिखे गए। कुछ लोग जो बहुत सम्मान करते थे कि बड़े आदमी नोबेल पुरस्कार पा चुके, उन्होंने लिखा कि ये जो है बहुत ज़्यादा नीश, स्लो बर्न जैसे शब्द दे दिया था कि सबके लिए नहीं है, खास तबके के लिए है, उस तरह कर दिया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने दोबारा फिल्म नहीं बनाई। उन्होंने, समझदार आदमी थे, अपनी गलती समझ गए कि दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, देखो एंजॉय करो, डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो एकमात्र फिल्म उन्होंने डायरेक्ट की है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, नटीर पूजो। राइट। अभी आपने कहा कि टैगोर परिवार की महिलाओं की बात हो रही थी, तो टैगोर परिवार की महिलाओं का सिनेमा और साहित्य में भी बड़ा योगदान है, आपकी हाँ। इस किताब से भी पता चलता है, थोड़ा उसके बारे में बताइए हमको। सिनेमा के योगदान की जब बात करें हम टैगोर परिवार की महिलाओं का, तो महिलाओं, मतलब सिर्फ सिनेमा साहित्य नहीं, मतलब महिलाओं की स्थिति भारत में बदलने में, जैसे भारत में जो पहला मुकदमा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में कि महिलाओं को प्रॉपर्टी का हक मिलना चाहिए, ये बात मैं कर रहा हूँ 1770-80 के आसपास की, 1800 से भी पहले की। तब इनके परिवार की एक महिला थी रामप्रिया, उन्होंने किया।
कि पति मर गया है, उसकी प्रॉपर्टी बाकी भाई बांट लेंगे और हमको कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ये उस जमाने में हुआ कोर्ट में। उसके बाद जो साड़ी पहनने का आधुनिक तरीका है कपड़े पहनने का, वो ज्ञानदा नंदिनी ने किया। भारत में न्यूक्लियर फैमिली की शुरुआत, कि जॉइंट फैमिली से अलग होकर रहना, वो इन्होंने किया ज्ञानदा ने। ज्ञानदा जी कौन थी? ज्ञानदा थी रविन्द्रनाथ टैगोर की भाभी, जो भारत के पहले आईसीएस, जो अब आईएएस हो गया, सत्येंद्रनाथ टैगोर, उनकी पत्नी। बहुत कमाल का कैरेक्टर, अगर आप किताब पढ़ेंगे तो उन्होंने जितनी क्रांतियां अकेले कर दी महिलाओं के लिए भारत में, जाति, धर्म, कपड़ों, पढ़ाई लिखाई, फैमिली से बाहर निकलना, घर से बाहर अकेले जाना, वो शायद 100 लोग मिलके ना कर पाए। मतलब जिन लोगों ने किताब पढ़ी है वो रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ से। वो बहुत ज़्यादा पावर, उन्होंने जैसे एक रविन्द्रनाथ टैगोर को पुश किया कि बच्चों के लिए भी साहित्य लिखें, कि आप बड़ों के लिए ही नहीं लिखते हैं लिटरेचर, आपको बच्चों के लिए भी लिटरेचर लिखना पड़ेगा। तो बहुत सारे काम किए उन्होंने, बहुत सारी क्रांतियाँ की। तो ज्ञानदा एक कैरेक्टर है। और तो साड़ी, ब्लाउज और पेटीकोट दोनों विदेशी शब्द हैं। ब्लाउज भी हिंदी का शब्द नहीं है, पेटीकोट भी नहीं है, दोनों अंग्रेजी के शब्द हैं। ब्लाउज और पेटीकोट के साथ जो साड़ी पहनने का तरीका है वो इनका डेवलप किया हुआ है ज्ञानदा का। वही हम 19-20 चेंज करके अभी तक फॉलो कर रहे हैं। तो साड़ी नहीं होती तो यश चोपड़ा की हीरोइन ने क्या गाने स्विट्जरलैंड में कौन सी कैसे शूट करती, मटेरियल कहाँ। तो वहां से अगर शुरू करें, भारत में जो मेन स्ट्रीम भले घर की महिलाओं की अगर बात करें, कोट एंड कोट भले घर की महिलाएं, बिकिनी हीरोइन का पहनना वो शर्मिला टैगोर ने शुरू किया है। राइट। तो वो भी इन्हीं के परिवार से आती हैं। इसके बीच में देविका रानी, जिनको भारत की पहली सुपरस्टार कहा जाता है, पहली सुपरस्टार हीरोइन, जिन पर जुबली भी बनी थी। जुबली लूजली बेस्ड है। हाँ, मतलब पर वो हिमांशु और देविका का एक, उनमें पूरा उनके जैसे ही कैरेक्टर्स है उसमें। मिलते जुलते कुछ मतलब एक बड़ा हिस्सा उनके जीवन से लिया गया है, पूरी तरह से बेस्ड नहीं है। देविका रानी 90s तक जीवित रही, वो उस समय उनकी डेथ नहीं हुई। हिमांशु रॉय की डेथ बहुत पहले हो गई थी। हिमांशु रॉय की कम लोग जानते हैं कि दूसरी पत्नी थी देविका रानी। पहली पत्नी के बारे में लोग नहीं जानते हैं, और उस पहली पत्नी के बारे में भी 90s में जाके पता चला। वो उनके बेटे को, पीटर वगैरह को, उसी की बात कर रहे हैं। हाँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। वो अपने आप में एक फिल्मी कहानी है अपने आप में, कि ऑस्ट्रेलिया में एक आदमी अपने घर में एक भारतीय फिल्म डायरेक्टर की फोटो देखता है टांड पे पड़ी हुई, कि ये फोटो यहाँ क्या कर रही है, क्यों रखी हुई है। राइट। उसकी दादी ने रखी थी। तो फिर वो धीरे धीरे वो खुलता जाता है, तो फिर एक पूरी कहानी सामने आती है। एक आदमी का दूध की डुअल लाइफ चल रही है, हिमांशु रॉय जैसा आदमी। तो वो एक कहानी है देविका रानी वाली। इसके अलावा म्यूजिक, अगर रविंद्र संगीत की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो संगीत कंपोज किया वो बहुत सारी फिल्मों में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल हुआ है। कुछ सीधे कुछ कॉपी इंस्पायर, वैसे जैसे उदाहरण के लिए 2 गाने जो बहुत हिट गाने हैं और जो रविंद्र संगीत से, जिन पे चोरी का आरोप लगा अपने समय में, क्योंकि रविंद्र संगीत पे एक समय पर विश्व भारती शांति निकेतन का कॉपीराइट था, तो इसलिए जो सीधे से चोरी का आरोप लगा। एक है तेरे मेरे मिलन की ये रहना, अभिमान फिल्म का। इसका ओरिजिनल गाना है जोदी तारे नाई चीनी को शेकी। अगर वो मेरे सामने आई और मैं उसे पहचान नहीं पाया तो फिर क्या होगा। अच्छा, राइट। जो ओरिजिनल गाना है। दूसरा है तोमार होलो शुरू अमार कथा सारा, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। हाँ, तो तुमसे मिलकर बातें शुरू हुई, हम दोनों की बातचीत शुरू हुई। 2 गाने, तो ये दोनों सीधे एज इट इज लिए गए हैं। इसके अलावा बचपन के दिन भुला न देना बूट पॉलिश का जो गाना है, ये भी इन्हीं की कॉपी या इंस्पायर्ड कहा जाएगा। इस तरह के बहुत सारे गाने हैं। और एकला चलो रे, वो तो एज इट इज हमने बहुत जगह एंथम की तरह सुना है। नेशनल एंथम अपने आप में नेशनल एंथम है। तो इस तरह का बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है। रविंद्र संगीत, बहुत ये वर्ड सुना जाता है, एग्जैक्टली क्या है ये रविंद्र संगीत? रविन्द्रनाथ टैगोर के परिवार में बहुत सारे म्यूजिशियन रहे हैं, और बड़े बड़े म्यूजिशियंस रहे हैं जिन्होंने संगीत में बहुत रिसर्च का काम किया, उसको सुगम बनाने पे। सुरेंद्र मोहन टैगोर थे, जिनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उनके म्यूजिक के रिसर्च के लिए ऑनररी डॉक्टरेट दिया 1700-1800 में। इसके अलावा जो इनके बड़े भाई थे, कादम्बरी देवी के पति ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने काम किया। उन्होंने वेस्टर्न म्यूजिक के पियानो और वायलिन को लेकर और भारतीय क्लासिक और फोक को लेकर मिक्स करके एक सुगम संगीत जैसी धुनें बनाना शुरू किया, जो पूरी तरह से वेस्टर्न ना हो, पूरी तरह से क्लासिकल ना हो, बीच की चीज़ हो। इस पर रविन्द्रनाथ टैगोर तब तक कविता लिखना शुरू कर चुके, इस पर शब्द बिरोना उन्होंने शुरू किया, यहाँ से ये शुरुआत हुई।
धीरे 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 एक रविन्द्रनाथ टैगोर ने 2,500-3 हज़ार गानों को कंपोज किया, म्यूजिक, लिरिक्स, सब कुछ, और उसमें फोक और लाइट म्यूजिक और क्लासिकल म्यूजिक का मिक्सचर है। ये रविंद्र संगीत कहलाता है। तो ये 2,500-3 हज़ार गाने, इनका कोई आर्काइव है? हाँ, इनके आर्काइव सब हाँ, इनके परिवार ने, बहुत सारे लोगों ने आर्काइव किया, अलग अलग तरीके से किया। और जो बॉलीवुड म्यूजिक का भी जो एक जॉनर है कि ना वो पूरी तरह से क्लासिकल है, ना वो पूरी तरह से वेस्टर्न है, बीच में है। एक समय तक ये बाहर जब रहा, गोल्डन एज में कहते हैं, तो उसका बेस भी अगर हम कहें तो ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, उन्होंने ही बेस तैयार किया था। पिया तो से नैना लागेरे जैसे गाने जो है, जो बीच नहीं, के सारे कर सकते हैं हम। गोल्डन एरा के शंकर जयकिशन के, मतलब एक सरल धुन है उसमें, आलाप, तान, मुर्की, ये सब नहीं है, और पूरी तरह से वेस्टर्न भी नहीं है उसमें, फिर भी एक भारतीय बन है। तो इसका जो बेस है, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि एक जो कॉन्सेप्ट के लेवल पे जो आइडिया थे, वो ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई हैं, उनका था। क्रेडिट उतना नहीं मिलता है, तो उनको भुला दिए जाते हैं, लेकिन उसका बेस उन्होंने तैयार किया। जैसे वायलिन भारतीय संगीत में पॉपुलर तरीके से उन्होंने यूज किया, पियानो यूज किया। पुरानी फिल्में देखेंगे, हीरो पियानो बजाता था, तो वो वहीं से आता सारी चीजें। राइट। एक हॉलीवुड की एक्ट्रेस थी ऑड्री हेपबर्न, इनका क्या कनेक्शन था रविंद्रनाथ टैगोर से? ओके, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ ये मुझे लगती है, किताब को लिखने के बाद, समय भी, लिखने के बाद भी, और जो बाद में पढ़ने वालों की प्रतिक्रिया मिली उसमें, कि हमने इनका नाम बहुत सुना है। भारत में वही होता है कि कोई आदमी बड़ा आदमी बन जाता है, उसके फोटो लगा के पूजा करने लगते हैं, और उसने एक्चुअली वो बड़ा आदमी क्यों था वो भूल जाते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के साहित्य को विदेशों में जितना सराहा जाता है, जितना मुझे समझ में आया रिसर्च के दौरान, उतना भारत में नहीं होता। तो ऑड्रे हेपबर्न ने कविता पढ़ी इनकी, उसका अनुवाद पढ़ा, जिसका अंग्रेजी टाइटल है अनएंडिंग लव। ऑड्रे हेपबर्न ने अपनी वसीयत में लिखा कि जब वो मरे तो ऑबिचरी में यही कविता पढ़ी जाए। ओके। तो जब वो मरी तो ग्रेगरी पैक, जो अगेन एक बहुत बड़े लेजेंड हैं, उन्होंने ही वो कविता पढ़ी, और उनको ऑबिचरी के तौर पर वो कविता ही पढ़ी, और वो उसको हमेशा अपनी प्रिय कविता बताती थी। तो वो ये दोनों का कनेक्शन है। ग्रेगरी पैक, जिनके वो जो लोग नहीं जानते, देवानंद का जो स्टाइल, मैनरिज्म, ड्रेसिंग सेंस, सब कुछ इंस्पायर्ड कहेंगे, कॉपी नहीं कहेंगे, वो ग्रेगरी पैक, मतलब दोनों की सिमिलरिटी थी। देवानंद को भारत का ग्रेगरी पैक भी कहा जाता है, काफी स्टाइलिश एक्टर थे। इवन वो ब्लैक ड्रेस वाला भी फिनोमेना जो है, वो भी काफी हद तक वहीं से आया है। हाँ। और इंडिया में इंस्पायर्ड ही होता है, कॉपी तो कभी हुआ ही नहीं। देवानंद को जेन्युइनली उन्होंने अपना भी स्टाइल डाला उसमें, लेकिन देवानंद का अपना एक मखसूस अंदाज तो था। हाँ, लेकिन इंस्पिरेशन दिखती है। राइट। सत्यजीत रे से भी उनका कुछ? सत्यजीत रे इनके स्टूडेंट थे, उन्होंने पढ़ा शांति निकेतन में। हाँ, शांति निकेतन। इंदिरा गांधी थी, बहुत सारे स्टूडेंट रहे हैं। हफिंगटन पोस्ट की जो फाउंडर हैं वो स्टूडेंट रही हैं। ओके। और आपका साइंस वाले बहुत सारे लोग रहे हैं। आपका जो जगदीश चंद्र बोस बहुत क्लोज फ्रेंड थे टैगोर के, तो इस तरह के बहुत सारे लोग रहे हैं। सत्यजीत रे ने जो गुरुदेव के 100 साल पूरे होने पर 1960 में एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी उनके जीवन के बारे में। और रे एक फिल्म बनाई है चारुलता, जो बहुत सत्यजीत रे के अपने शब्दों में वो उनका बेस्ट काम है, जिसको वो अपना बेस्ट काम बताते हैं। माधवी मुखर्जी, सौमित्र चटर्जी। हाँ। तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर का जो एक प्रसंग बहुत बार आता है कादम्बरी देवी के साथ, जो इसके ऊपर रविन्द्रनाथ ने खुद भी एक किताब लिखी, नॉस्टोनीड, टूट चुका घर। वो उसी पे बेस्ड है। वो टैगोर की एक तरह से अपनी जीवन का एक हिस्सा है, जिसपे जो चारुलता फिल्म है वो बनी है। चारुलता फिल्म में सत्यजीत ने एक और प्रयोग किया, उन्होंने किशोर कुमार से रविंद्र संगीत गवाया। उस समय पर रविंद्र संगीत गाने के लिए, आपको कॉमर्शियली गाने के लिए आपको विश्व भारती से परमिशन लेनी पड़ती थी, और वो फिल्मी गवैयों को उनके शब्दों में नहीं परमिशन नहीं देते थे, क्योंकि रे का अपना स्टेचर था, सीधा कनेक्शन था, तो उनको परमिशन की जरूरत नहीं थी। किशोर कुमार ने गाया, उससे पहले बहुत लोगों ने नाक बो सिकोड़ी कि मतलब ये गाएंगे अब, लेकिन वो सुनने के बाद वो धीरे धीरे इतना हिट हुआ कि उसे वन ऑफ द बेस्ट वर्जन कहा जाता है रविंद्र संगीत का। किशोर कुमार ने, जो इनके बारे में बहुत फेमस है कि वो पैसे के बिना कोई काम नहीं करते थे, उस गाने के लिए कहा, मतलब ये उनके बेटे का स्टेटमेंट है कि पैसा नहीं लिया, सत्यजीत रे से लिखवाया कि उन्होंने अब तक रविंद्र संगीत के जितने वर्जन सुने हैं उसमें बेस्ट
ये अब तक का बेस्ट है। कौन सा गाना था वो? हामी चीनी को चीनी तुम्हारे वो विदेशी नहीं। ये सुनिएगा आप लोग, मैं भी सुनूंगा लिंक जरूर। आप डिस्क्रिप्शन में दे सकते लिंक हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, राइट। हाँ। एक और आदमी को रविंद्र संगीत की परमिशन बहुत नाटकीय ढंग से मिली, वो खुद रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी, वो थे के.एल. सहगल। सेम सिचुएशन थी कि नहीं गाने दे रहे थे कि ये कश्मीरी लड़का हिंदी जानता नहीं है, बांग्ला में क्या गाना गाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुना तो उन्होंने कहा ये गाएगा। अब गुरुदेव ने खुद बोल दिया गाएगा तो कौन मना करेगा। तो वो भी गाने अवेलेबल हैं। और गुरुदेव का कहना था कि वो किशोर कुमार उनके बाद आए हैं तो दोनों का कंपैरिजन नहीं होगा। तो गुरुदेव कहना कि इससे बेहतर मैंने अपने रचनाएं नहीं सुनी, मेरी रचनाएं इससे बेहतर कोई नहीं गा सकता। तो के.एल. सहगल के वर्जन भी हैं और वो बहुत हिट हुए थे के.एल. सहगल के। और सुनेंगे तो बड़ा मतलब के.एल. का जो एक जाना पहचाना अंदाज है उससे अलग गाया है उन्होंने, वो सुनने में बड़ा मजा आता है, वो भी सुन सकते हैं। राइट। अभी आपने कहा कि गुरुदेव को जो है भारत में मानते बहुत है, पढ़ते कम लोग हैं, पर इंटरनेशनली उन्हें पढ़ा खूब जाता है। हाँ, क्या वजह है इसकी, ऐसा क्या मानते हैं? पहली चीज तो ये है कि बांग्ला में है। जैसे गुलजार साहब को एक बार लाइव आमने सामने, मतलब लाइव क्या कहेंगे, आमने सामने सुना मैंने, तो गुलजार साहब कहते हैं कि उन्होंने गुरुदेव की किताब पढ़ी, मुझे नाम मैं दिमाग से भूल रहा हूँ, उस किताब का कवर तक वो डिस्क्राइब करते हैं, जब बताते हैं कि उसका कवर कैसा था। वो किताब पढ़ने के बाद उनको लगा कि उनको लिखना चाहिए, कि ये मतलब जो अम्यूजमेंट होता है कि ये क्या पढ़ लिया, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो वो था। और उसके बाद उन्होंने बांग्ला पढ़ना सीखा, लिखना पढ़ना, ताकि ओरिजिनल पढ़ सकें कि ओरिजिनली क्या लिखा था। तो गुलजार, अगर हम फिल्म इंडस्ट्री की इंस्पिरेशन की बात करें तो गुलजार भी एक इंस्पिरेशन है, जिन्होंने टैगोर के चक्कर में लिखना शुरू किया। अच्छा, लिखना भी शुरू किया, राइट। हाँ, वो ये क्रेडिट बार बार देते हैं। और कारण ये है, दो चीजें हैं। मैंने जितना पढ़ा है रविन्द्रनाथ टैगोर को, एक तो प्रेम के ऊपर लिखने वाले वो सबसे शुरुआती कवियों में से एक हैं। प्रेम जब हम बात करें तो उससे पहले या तो सूफी प्रेम होता था, हमन को इश्क मस्ताना कबीर कह गए हैं, या छाप तिलक खुसरो के, आप सूफी में चले जाते थे प्रेम को लेकर। या फिर आप श्रृंगार की बात करते थे कि उसकी आंखें ऐसी हैं, जो संयोग श्रृंगार हो गया, वियोग श्रृंगार हो गया। सिर्फ प्रेम, जैसे वो कहते हैं ना कि हामी चीनी को चीनी तुम्हारे वो विदेशिनी, कि मैं तुमको पहचानता हूँ विदेशिनी, मैंने तुमको देखा है। वो उसके रूप की डिस्क्रिप्शन नहीं करते कि विदेशिनी दिखती कैसी है, मैंने तुमको देखा है। देखने के बाद मैं आकाश में कान लगाकर तुम्हारी आवाज़ सुनने की प्रतीक्षा करता रहा। इसमें कहीं भी श्रृंगार रस नहीं है, कहीं भी वो डिस्क्रिप्शन नहीं है आदमी के अंदर क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है। जब इश्क होता है तो आप कुछ बहुत सारी चीज़ सोचते हैं, वो इससे पहले इस तरह से किसी ने नहीं लिखा है। तो वो अपने समय, मतलब उसके बाद ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों ने लिखा, हिंदी में भी लिखा बहुत सारी चीज़, लेकिन एक ट्रेंड सेटर जिसको कहा जाता है वो है। जैसे एक उनकी कविता है दुई पाखी, दो पक्षी, वो इंटरनल कन्फ्लिक्ट की बात करती है कि मन में है, दो चिड़िया हैं, एक आज़ाद है, एक बंधी हुई है जिम्मेदारियों से, जिम्मेदारी वाली अपनी खूबियाँ गिनाती है, आज़ाद है वो अपनी बातें कहती है, दोनों को दोनों से जलन होती है। इस तरह के कन्फ्लिक्ट आज भी नए हैं। इसके अलावा उन्होंने अपनी पत्नी और उसकी सहेली को बात करते हुए, उनके जीवन में बहुत दुख रहा। अगर आप किताब पढ़ेंगे तो मतलब त्रासदी से अगर भरा जीवन है उनका, अनंत त्रासदियाँ हैं। तो एक वो जो गीत है वो उनके मन की बात को एकदम वो दिखाता है कि तोदे राचे मोनेर को था अमर का चेक कोई, तुम लोगों के पास मन की बात कहने के लिए लोग हैं, तुम लोग अपनी बात किसी ना किसी से कहते, मैं किससे कहूँ। ये एक गीत है। और जो एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो आप पढ़ सकते हैं, उनकी कहानी है स्त्री का पत्र, जिसका हिंदी अनुवाद अज्ञे ने किया है, हीरानंद सच्चिदानंद दास अज्ञे। वो एक स्त्री है जो एक घर के काम वाम करती है और एक दिन उसका दिमाग, आज की भाषा में सड़क जाता है, घूमने निकल जाती है, क्वीन जैसी कहानी। और वो एक पत्र लिख के अपने घर पे भेजती है पति को। आप उस पत्र को पढ़िए, उस कहानी, वो सिर्फ पत्र है, उसमें और कोई कैरेक्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो एक लेटर है लंबा सा जो लिखा गया है। और उस लेटर में सारी बातें हो रही हैं, जब शादी हो गई थी, ये हुआ था, तुमने ये किया। उसको पढ़ लीजिए। अगर मैं आपको उसका नाम ना दूं कि ये किसने लिखा है, आप ये चीज़ पकड़ ही नहीं सकते हैं ये किसी पुरुष ने लिखा है।
वो महिला साइकोलॉजी को इतनी अच्छी तरह, और ये बात मैं कहूँ एक बीइंग अ मेल तो आप कह सकते हैं कि होगा, आप तमाम स्त्रियों से, तमाम महिलाओं से जिसको भी पढ़वाया जाएगा, सबका यही था कि ये बातें सिर्फ एक औरत सोच सकती है। वो उन्होंने कैसे लिखा, अगेन फिर वही होता है कि नोबेल पुरस्कार मिला है तो कुछ तो मान होगा। राइट। उनका प्रत्यक्ष योगदान तो हमें पता चल गया, टैगोर जी का, गुरुदेव का। उनकी रचनाओं पर फिर बाद में बहुत सिनेमा ने प्रयोग किए। लेटेस्ट प्रयोग जो है वो लापता लेडीज है, राइट। जो ओरिजिनल कहानी है नौका डूबी। राइट। घूंघट होता है, शादी होके नाव दुर्घटना होती है, तो दो बहुएं बदल जाती हैं, बेस कहानी का वही है। आज के समय के उसका हिसाब से उसको काफ़ी अडेप्टेशन के साथ उसको बेहतर बनाया, मतलब एक सिनेमा के हिसाब से अडेप्ट कर लिया गया अच्छी तरीके से। तो ये है। इसके अलावा स्टोरीज बाय रविन्द्रनाथ, अनुराग बासु का, देखा जिन्होंने नहीं देखा उनको देखना, नेटफ्लिक्स पर बहुत कमाल की सीरीज है। चोखेर बाली है, बांग्ला में बहुत सारी फिल्म, मतलब बहुत सारा काम हुआ है। कुछ जैसे हम सजेशन के तौर पे हमारे दर्शकों को बताना चाहे कि टैगोर की साहित्य पर बनी, उनकी कहानियों पर बनी है फिल्म। चोखेर बाली अगर आप देख सकते हैं, राइट, तो चोखेर बाली अगर आप देख सकते हैं, चोखेर बाली देखिए। चोखेर बाली में जो विनोदनी का कैरेक्टर है उसको लेकर अब भी जो परंपरावादी हैं, जो भारतीय संस्कृति की दुहाई देते हैं बहुत ही कंजर्वेटिव तरीके से, उन लोगों का मतलब अभी भी वो हो जाता है, फ्यूज उड़ जाता है कि आप भारतीय समाज में ये कैसे देखा जाए। और वो आज से 125-150 साल पहले लिख के चले गए। मतलब उसमें एक सीक्वेंस आता है, मैं किताब में भी उसका जिक्र किया, और वो मतलब मुझे बड़ा क्रांतिकारी सीक्वेंस लगता है। विनोदनी जो उसकी हीरोइन है वो कहती है तो बाल विधवाओं को सारी चीज़ें मना होती हैं, और बात होती है शारीरिक संबंध की, और बुढ़िया जो होती हैं वो चाय पी रही होती हैं, तो वो तंज करती हैं कुछ इस चीज़ को लेके कि प्यार किया या शारीरिक संबंध का सोच भी कैसे सकती है विधवा। कहते तो तुम भी तो चाय पी रही हो। तो कहते चाय क्या है, चाय तो मतलब अच्छी लगी, उबला हुआ पानी है, पी लिया पत्ती डाल के। तो कहती है शरीर के एक हिस्से में भूख लगे, उसमें कुछ मन हो तो वो गलत नहीं है, गलत नहीं है। हाँ। दूसरे हिस्से में हो तो वो गलत है, ये क्यों? राइट। ये सवाल उठाना अपने आप में उस समय पर, उस जमाने में, राइट, तो बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है उनका। और वही तो मतलब ऐसे ही लोगों ने फिर धीरे धीरे हालात बदले, समाज को बदला, और फिर हम आज यहाँ आए हैं। ठीक है, अगेन मतलब ये थोड़ा सा किताब का प्रचार हो जाएगा। इस किताब में उनकी अपनी जर्नी भी है। एक समय पर वो इस सोच वाले व्यक्ति से जो बाल विवाह करवाता है, विधवा विवाह का विरोध करता है, वहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचता है, अलग अलग घटनाएं उसके जीवन में होती हैं, वो पूरी जर्नी भी आपको मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि शुरुआत से वो इसी लेवल पर थे। उन्होंने अपनी बेटी का बाल विवाह करवाया एक समय पर, बाद में उसका अफसोस भी किया, उसका फिर बाद में डिवोर्स भी करवाया। तो वो पूरी जर्नी कैसे हुई ये है। तो मेरी कोशिश वही थी कि आदमी को आदमी की तरह देखा जाए, उसको देवता बनाकर कि नहीं सब कुछ अच्छा है या सब कुछ खराब है, वैसा ना किया जाए। राइट। ये सब आपको इस किताब में मिलेगा। नाम है ठाकुरबाड़ी। बहुत प्यारी किताब है और बहुत लोगों ने इसकी निजी तौर पर तारीफ़ की है, हमने पढ़ा है इसको, और शानदार किताब है। आपको अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट और तमाम पोर्टल्स पे मिल जाएंगी। और बहुत कम किताबें आजकल ऐसी छप रही है जिनको आप 3-4 घंटे फुर्सत के देकर पढ़ सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ देम। अनिमेश मुखर्जी ने लिखी है, हमारे मित्र हैं, उन्होंने हमें बातचीत के लिए टाइम दिया, उसके लिए उनका शुक्रिया। मित्र हैं तो टाइम तो देना ही पड़ेगा। ऑफ कोर्स, टाइम क्या मतलब, चाय तो मिल ही जाएगी ना फिर। तो किताब पढ़िए और देखते रहिए एम बोले तो।